चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बात करी थी सूचकों की। काय के सूचक? अम्ल क्षारकों के सूचकों की। तो ये सूचक दो प्रकार के थे, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक उन्हें बोलते हैं जो प्रकृति से बनाए निकाले जाते हैं, और वो अम्ल या क्षारक या दोनों के ही प्रकृति बताते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है, ये पदार्थ क्षारक है, ये अम्ल क्षारक। जैसे उदाहरण के लिए हल्दी क्षारकों का सूचक है। यदि लाल पत्ता गोभी के रस की बात करें तो वो अम्ल और क्षारक दोनों का सूचक है। लिचेन नामक पौधे से लिटमस विलयन निकाला जाता है। लिटमस विलयन भी प्राकृतिक सूचक है, और ये अम्ल और क्षारक दोनों का ही सूचक है। इसी के साथ साथ अगर हम संश्लेषित सूचक की बात करें तो उसमें आपको फेनैप्थलीन याद रखना है, और मैथिल ऑरेंज याद रख सकते हो आप, है ना। दोनों ही संश्लेषित सूचक है। इसके अलावा गंधीय सूचक के बारे में बात करी थी हमने, जो अम्ल या क्षार के कांटेक्ट में आने पर अपनी गंध बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए प्याज का रस, लौंग का तेल और वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस ही केक में यूज किया जाता है। केक को उसकी जो विशिष्ट गंध होती है वो वेनिला एसेंस के कारण से ही मिलती है। तो आप कभी केक बनाओ तो वेनिला एसेंस का यूज कर सकते हो, केक की खुशबू बढ़ा देता है, बहुत सुंदर खुशबू आती है उसमें से। सुंदर मतलब अच्छी खुशबू, सुंदर कैसे हो सकती है? मैम ने कंप्लीट करवा दिया था ग्रामर। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी में याद रखो, हम टीचर पर या किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं, अंधविश्वास नहीं कर सकते, है ना। दो वो जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट जब क्लासेस शुरू करी थी मैंने बताया था, और बताया था किसी पर भी अंधविश्वास नहीं कर सकते हो आप। ग्रामर इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप क्या ही अलंकारों में भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका जैसे उदाहरण के लिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के प्रकार हैं, आपने पढ़ा है क्या? जाहिर सी बातें नहीं पढ़ा होगा। तो कृपया करके, टीचर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमें उसको और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बुक चाहिए पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट। मैम ने तो सभी बच्चों को पढ़ाया है ना, फिर मार्क्स भी सबके एक जैसे आएंगे। आपको अगर ज्यादा चाहिए है तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तब तो आप सबसे अलग दिखोगे ना, तब तो आप सबसे अलग हट के मार्क्स लाओगे ना। स्कूल में बच्चे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस पढ़ ही रहे होंगे। आप जब एक्स्ट्रा पढ़ रहे होगे तो उसका असर आपके परसेंटेज पे दिख जाएगा, या आपकी पढ़ाई पे दिख जाएगा, या आपके पढ़ने के तरीके पे दिख जाएगा। परसेंटेज अगर नहीं मायने रखते हैं, जाहिर सी बातें नहीं ही रखते हैं, लेकिन नॉलेज तो मायने रखता है, आपका नॉलेज उनसे अलग ही दिखेगा। कृपया करके, टीचर जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पढ़ा रहे हैं, आपको उसके अतिरिक्त मेहनत करना है, तब तो जाके एक्स्ट्रा परसेंटेज ही बनेगा ना। आपकी आज आवाज अटक रही है दीपा, कनेक्शन चेंज करो, आपका कनेक्शन ही लूज है। मेरे को नहीं लगता मेरी आवाज बाकी लोगों के लिए अटक रही है, अटक रही है क्या? नहीं। नहीं, आवाज क्रिस्टल क्लियर है दीपा। लोकेशन चेंज करो, नहीं हो तो कनेक्शन ही चेंज करो, आपका डेली का अटक रही है आवाज। चलो, अपन अब बात कर लेते हैं, या फिर डेटा यूज कम करो। दिन भर में ज्यादा डेटा यूज हो जाता होगा, बचता नहीं होगा लास्ट में डेटा, इसके कारण से ऐसा हो रहा होगा शायद। एक बार स्पीड चेक कर लो, उससे भी हो सकता है। मैं वापस आता हूँ अपनी इस पर क्या बोलते हैं, चैप्टर के रिवीजन पर। तो हमने सूचकों के बारे में देखा, सूचकों के बारे में हमने जाना कि अम्ल और क्षार, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। उदाहरण है H2SO4, HCl, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये तीन प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन से हो सकते हैं? एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सारे दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षारक कौन कौन से हो सकते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। दुर्बल क्षारक कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना भी जिसको बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये सारे दुर्बल क्षारक है ना। हमने पहले पॉइंट में ये देखा था। उसके बाद 2.2 के तहत हमने देखा कि यदि हम धातु और या फिर धातु की अभिक्रिया अम्ल या क्षारक से करवाते हैं, धातु की अभिक्रिया अम्ल या क्षारक किसी से भी करवाते हैं, मैं ऑब्लिक में कर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हो। अम्ल या क्षारक किसी से भी करवाते हैं,
तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है लवण। अगर आप लोग माइक बिना खोले ही मेरे साथ अगर दोहराएंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग का भी रिवीजन होगा। माइक नहीं खोलना है आपको, केवल जो मैं बोल रहा हूँ धातु की क्रिया अम्ल या क्षारक किसी से भी करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमको, ये पक्का है। हाइड्रोजन H2 लिख देता हूँ मैं ना, समझ जाओगे। नहीं यार, नहीं तो तुम बार बार वही लिखो। वैसे तो लिखा जाता है, आज क्यों नहीं लिखा रहा है हाइड्रोजन। धातु की क्रिया अम्ल या क्षारक किसी से भी करवाएंगे हम तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। रिकॉर्डिंग चालू है दीपा, मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब इसकी हम एक बार रिएक्शन लिख कर देख लें, हमको याद है कि नहीं, क्योंकि रिवीजन में रिएक्शन लिखना जरूरी है। पहले हम अम्ल की क्रिया, धातु की क्रिया अम्ल से करवा लेते हैं। तो हमने देखी थी जिंक धातु ली थी, वो प्रैक्टिकल जिसमें हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। जिंक धातु ली थी और उसमें H2SO4 डाला था। H2SO4 डाला हुआ था, है ना। जिंक और H2SO4 डाला था, जो कि चेंज होके लवण बनाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4। और साथ ही साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ये सिंपल बेसिक सी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। ये हमने क्या की करवाई, धातु की क्रिया अम्ल से करवाई, तो लवण और हाइड्रोजन गैस में। अब उसके बाद धातु की अभिक्रिया क्षारक से करवा लें, तो जिंक की क्रिया हमने क्षारक ले लिया एक NaOH। NaOH जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले तो H2 निकाल दो, हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाएगी और यहाँ बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होगा Zn2, नहीं सोडियम जिंकेट, तो सोडियम आएगा ना पहले, Na2ZnO3। सोडियम जिंकेट थोड़ा सा ऊटपटांग नाम है। अगर आपको ये याद, फॉर्मूले में कंफ्यूजन होती भी है तो अगर आप नीचे हिंदी में सोडियम जिंकेट लिख दोगे तो भी चल जाएगा। यकीन मानो टीचर बहुत सॉफ्ट होते हैं इस मामले में। टीचर को पता होता है कि ये वाला केमिकल का नाम थोड़ा सा कठिन है, तो अगर आप Zn जैसा लिखा हुआ है, अगर 2 भूल जाते हो 3 भूल जाते हो लेकिन NaZnO लिख देते हो और नीचे लिख देते हो सोडियम जिंकेट ब्रैकेट में, तो टीचर चांसेस हैं 80 से 90% चांसेस हैं टीचर उसको सही करके आगे बढ़ जाएगा, है ना। सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, Na2ZnO2 होता है यार, Na2ZnO2, मैंने O3 लिख दिया, O2 आएगा। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। Zn एक है Na2 चाहिए, तो Na2 के आगे आगे अपन 2 लगाएंगे। 2 जैसे लगाएंगे ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन जो 2 है हाइड्रोजन 2 है, जैसे ही 2 लगाया रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना। तो ये हमारी हो गई थी दूसरी रिएक्शन। इसमें क्या किया हमने, धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाई और धातु की अभिक्रिया क्षार से करवाई। दोनों ही केस में हमें लवण प्राप्त हुए और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। लवण अलग अलग हो सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला वही रहता है। ये चीज देखी हमने। फिर उसके बाद हमने देखी 2.3। 2.3 में हमने देखा, अरे यार अपने परेशान करने का ठेका मेरे को ही लेके रखा है। 2.3 में देखा हमने अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट, अम्ल कल देखा था अपन ने, है ना। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं एक धातु कार्बोनेट लिख रहा हूँ, धातु कार्बोनेट का नाम है Na2
धातु कार्बोनेट Na2CO3। धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाना है, अम्ल बोले तो HCl हो जाएगा। हम अगर करवाते हैं, अरे यार मैंने उसको, सॉरी, मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, तो मैंने वो लिख दिया। शायद आपको याद होगा, लेकिन चलो मिटाता हूँ उसको। अम्ल की क्रिया अगर हम धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन, मुझे ये लिखना चाहिए था कि धातु धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों की अभिक्रिया, मतलब दोनों में से किसी एक की अभिक्रिया अगर आप अम्ल से करवाते हो, कोई मुझे बताएगा क्या क्या मिलेगा हमको अगर अम्ल से करवाते हैं तो? किसी को याद हो तो? लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और तो बढ़िया, एक ने पूरा आंसर H2O। दे दिया, लेकिन लवण, CO2 और हाइड्रोजन, सॉरी, H2O, पानी, ये हमको मिलता है। बहुत सही। धातु कार्बोनेट की क्रिया या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो लवण, CO2 और H2 मिलता है, H2O। तो हमने ले लिया यहाँ पर एक धातु कार्बोनेट Na2CO3, उसकी क्रिया अम्ल से करवाई तो हमें लवण मिलेगा, Na को Cl दिखा तो NaCl लवण हो जाएगा, NaCl लवण हो जाएगा। साथ में बनेगी CO2, साथ में बनेगा H2O। मुझे नहीं लगता इसमें कोई को दिक्कत होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए Na2 है, आगे 2 लगा दो, H2 है, आगे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरी अभिक्रिया थी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, धातु लिखा Na, हाइड्रोजन लिखा और कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवा रहे हैं, फिर HCl लिखेंगे, और अभी भी लवण, CO2 और पानी बनेगा। लवण बनेगा NaCl, CO2 बनेगा और पानी बनेगा। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। ये हो गई थी दूसरी अभिक्रिया। अगर हम तीसरी 2.4 पर आए तो हमने देखा था कि भाई अब इधर उधर बहुत हो गई, अब एक काम करो, धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया कर, सॉरी, अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा दो। अम्ल प्लस क्षारक, कोई मुझे बताएगा क्या क्या बनेगा अम्ल और क्षारक को मिलाने पर? लवण लवण प्लस जल। बढ़िया। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की प्रोसेस बोलते हैं, उदासीनीकरण की प्रोसेस। इस अभिक्रिया में हम अम्ल ले लेंगे HCl, और क्षारक ले लेंगे NaOH। Na को Cl दिखा, लवण बनेगा NaCl। पानी का फॉर्मूला है H2O। रिएक्शन बैलेंस है आई थिंक, हाँ बैलेंस। उदासीनीकरण की प्रोसेस, आप चाहो तो H2SO4 भी ले सकते हो, अम्ल की जगह, HCl की जगह पर H2SO4 भी ले सकते हो। H2SO4 प्लस NaOH। अब यहाँ पर बनेगा सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला होता है Na2SO4, ये तो लिखा हुआ होगा आपके पास, Na2SO4 प्लस पानी बनेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, Na2 कर देंगे आगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन हो गया 2 2 4 और 2 6, 4 और एक ही है। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 2 4, आगे 2 इधर भी लगाना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस हो गई। बैलेंस तो कर लोगे, तुम लोग को आता है बैलेंस करना। अगली हमारी रासायनिक अभिक्रिया है
अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, है ना। अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाएं तो क्या होगा, तो लिख लेता हूं मैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल। कोई बताना चाहेगा क्या क्या बनेगा? लवण लवण प्लस जल। जल। आखिरी के तो तीनों सेम थे ना, लवण और जल, लवण और जल, लवण और जल। एग्जैक्टली exactly, लवण और जल बनेगा। धात्विक ऑक्साइड हम यहाँ पर ले ले रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, CuO। हम इसको जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ा है। CuO, इस पे हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाते थे तो कॉपर वापस मिल जाता था। इसकी क्रिया किसी अम्ल से करवा दो तो HCl ले लेते हैं हम, HCl। H2SO4 भी ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट बन जाएगा लवण। HCl लेंगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा, CuCl2, कॉपर क्लोराइड। साथ में बनेगा जल, मतलब H2। Cl2 करना है, आगे 2 लगा दूंगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। Cl भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, Cl 2 हो गए, H 2 हो गए, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, रिएक्शन बैलेंस। धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, है ना। आप चाहो तो जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हो, यहाँ पर देखो अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। धात्विक ऑक्साइड ये जिंक धातु हो गई और ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड हो गया, और अम्ल में दूसरा ले ले रहा हूँ, H2SO4 ले ले रहा हूँ, H2SO4। अब आपको मालूम है पानी का फॉर्मूला तो बदलता नहीं है, पानी तो पानी ही रहेगा, H2O पानी निकल जाएगा। जब H निकल गया, O निकल गया, पानी निकल गया, क्या बचा, जिंक सल्फेट बचा, तो ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 जो कि लवण है। ZnSO4 पहले भी सुन चुके हो आप, जब अपन ने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो जिंक सल्फेट बना था। तो धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवाओगे तो लवण और पानी बनेगा, चाहे कोई सी भी धातु ले लो, कोई सा भी अम्ल ले लो। आखिरी टू, कुछ भूल गया हूँ क्या? धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, नहीं सॉरी, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक से करवाते। 5 ही थी, 6 याद आ रहा है मेरे को, 2.6 तक पहुंचे थे। अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक से करवाओगे तो भी हमें लवण और जल ही मिलेंगे, लवण प्लस जल। अब अधात्विक ऑक्साइड क्या हो सकता है? अधात्विक ऑक्साइड कोई बताओ, अधात्विक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षारक की अभिक्रिया, एक क्षारक ले लेंगे हम, सबसे उदासीन चूने का पानी का रिएक्शन लिखवाई थी इसमें, चूने का पानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये क्षारक है। इस क्षारक में यदि हम अधात्विक ऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन एक अधातु है और उसका ऑक्साइड हो जाएगा अधात्विक ऑक्साइड। इसकी क्रिया अगर हम करवाते हैं तो हमें जो है वो मिलता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लवण है जो कि, और साथ में निकलता है जल, H। CaCO3 लिखा है प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है और 2 4 है, यहाँ पर 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, रिएक्शन बैलेंस। ये हमारी रिएक्शन है, कोई सी भूल गया हूँ क्या मैं? धातु अम्ल क्षारक, अच्छा ये 2 पार्ट में थी, ये भी 2 पार्ट में थी। अम्ल क्षारक उदासीनीकरण के प्रोसेस, धात्विक ऑक्साइड के अम्ल के साथ पढ़े, या अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया। तो ये हो गई, बुक दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से सभी को। हमने सबसे पहले अम्ल धातु की अभिक्रिया करवाई, फिर उसके बाद धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है, मतलब ऐसी कोई भी चीज है जिसमें दोनों में हम कुछ ना कुछ समानता है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल करवाते हैं। प्रैक्टिकल क्या करवाते हैं,
बोलते हैं एक बीकर लो, इस बीकर में, समझना थोड़ा सा बीकर क्वेश्चन समझना, आप लोग आंसर दे पाओगे, इसमें प्रैक्टिकल भी छुपा हुआ है, एक घर में कर सकते हैं हम। एक बीकर लिया इन्होंने, और इस बीकर में एक रबर की कॉर्क रख ली, रबर विद्युत का कुचालक होता है ना, उसमें दो कील लगा दी, और उन 2 किलो से 2 तार जोड़ दिए, उन दोनों तारों में एक बैटरी लगा दी और एक बल्ब लगा दिया, है ना। अब जब मान लीजिए इसमें विलयन नहीं भरा हुआ है, विलयन नहीं भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम बटन चालू करेंगे भी तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी लिक्विड भरा हुआ नहीं। इस पे ध्यान मत दो, अभी जो समझा रहा हूँ वो ध्यान। जब इसमें कोई भी पानी नहीं भरा हमने, तो ये तार इससे दूर रहेगा, ये कील इससे दूर है, क्योंकि बीच में कुछ अलग है ये, तो ये इसमें से विद्युत धारा बहने नहीं देगी, रबर में से बहेगी नहीं विद्युत धारा, तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब उसके बाद क्या करा, हमने एक सामान्य पानी डाला है इसमें, नॉर्मल पानी डाला, तो क्या बल्ब जलेगा? अगर मैंने पानी भर दिया इसमें, नहीं समझे? जल जा। अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा ये चीज तो समझ में आएगी। हमने एक बीकर लिया, बीकर में एक लकड़ी ली या कॉर्क लिया, लकड़ी का कॉर्क, उसमें 2 कीलो जोड़ दिए। उन दोनों कीलो से एक तार यहाँ पर ले लिया, एक तार यहाँ पर ले लिया, एक तार पे बैटरी लगाई अपन ने, और इस बैटरी का कनेक्शन बल्ब से लगा दिया, और बल्ब को दूसरे तार से जोड़ दिया। अभी हमने कुछ नहीं भरा था, अब इसमें पानी भर दिया, तो क्या ये बल्ब जलेगा? जल जा। एग्जैक्टली बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। अब मुझे ये बताओ कि यदि मैंने इस बल्ब में, इस पानी में अम्ल डाला थोड़ा सा, H2SO4 डाला, अब बल्ब किसके साथ क्या होने वाला है? क्या ये बल्ब उतना ही जलता रहेगा जितना पहले जल रहा था, या उससे तेज जलेगा, या उससे धीमा जलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्या होगा? नहीं कर पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, चलो एक काम करते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। वीडियो देख लोगे तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पता नहीं, जब भी वैसे क्लास नहीं ले रहा होता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ, बहुत फास्ट खुल जाता है। जैसे ही क्लास के टाइम यूट्यूब खोलता हूँ, इतना स्लो चल रहा होता है, लोड ही नहीं हो पाता। एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल आप लोग करके देख सकते हो, सेल से बल्ब जो चलता है ना, एलईडी बल्ब, आप घर पे करके देख सकते हो, अगर बच्चों आप लोग को इंटरेस्ट है तो। बैटरी लेना, बैटरी को वो बल्ब चलने वाला होना चाहिए। अपन पहले 2 तारों को एक बीकर में पानी भरेंगे और फिर डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें कुछ नमक डाल के देखिएगा, फिर बल्ब जला के देखिएगा, उन दोनों तारों को डालकर देखिएगा बल्ब जल रहा है कि नहीं, और पहले से तेज जल रहा है कि धीमा जल रहा है, क्या लगता है? नमक में तेज जल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। नमक डालने के बाद विद्युत धारा तीव्रता से प्रभावित होगी, और वो तेज जलेगा, बिल्कुल।
ये प्रैक्टिकल देखो छोटा सा, ये करके मत देखना, बैटरी से जल बल्ब जलते हैं ना, वो वाले प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप। साउंड में बंद कर रहा हूँ। एक प्लेट ली हुई है, एक बल्ब लिया हुआ है जिसमें से दो तार गए हुए हैं, और इन्होंने साथ में रखा हुआ है सॉल्ट, मानने की नमक, और शुगर, शक्कर, है ना। ये मेरे ख्याल से शक्कर, दोनों में से एक नमक है और एक, नाम लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो, अब ये दो तार आएंगे बोर्ड से, एक तार बल्ब में गया हुआ है, दूसरा तार पानी में गया हुआ है ना। तो बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पानी होता है वो शुद्ध नहीं होता, शुद्ध पानी तो कुचालक होता है। शुद्ध पानी मिलना लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, अशुद्ध ही रहता है हमारे यहाँ, जो नॉर्मल हम पानी पीते हैं ना वो अशुद्ध ही रहता है। तो वो अशुद्ध पानी विद्युत का चालक होता है, तो विद्युत धारा इसमें से बहेगी और बल्ब तो जलना चाहिए। देखते हैं बल्ब जल रहा है कि नहीं। आप हल्का सा बल्ब जलता हुआ देख रहे हो, बिल्कुल हल्का सा बल्ब जल रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं ये, नमक मिला रहे हैं इसमें। अब देखना ये है बल्ब की तीव्रता बढ़ती है या कम होती है। जैसे जैसे नमक मिलाते जा रहे हैं बल्ब तेज होता है, बल्ब तेज होता जा रहा है। ऐसा ही एसिड डालने पर भी होगा, अभी एसिड वाला भी देख रहे हैं। अब बोल रहे हैं देखो, अब एक काम करते हैं, नमक की जगह शक्कर डालते हैं और देखते हैं कोई फर्क आता है कि नहीं आता। अब इन्होंने प्लेट में फिर से वायर लगाया है, और अब इसमें क्या लगा डाल रहे हैं, अब इसमें शक्कर डाल रहे हैं। आप में से पहले गैस करो, बल्ब की तीव्रता तेज होगी कि नहीं होगी, देखते हैं। अभी बिना कुछ के इतना जल रहा है बल्ब। अच्छा, ये तेज क्यों जल रहा है, पहले की तुलना में तेज जल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वायर में थोड़ा बहुत नमक रह गया होगा लगा हुआ, इनको साफ करना चाहिए था। वो नमक के कारण क्यों ये थोड़ा पहले की तुलना में तेज चल रहा है नॉर्मल पानी में, है ना। लेकिन फिर भी तीव्रता तो बढ़ेगी अगर शक्कर डालेंगे तो, अगर बढ़े मतलब अगर बढ़ती है तो। अब यहाँ पर शुगर डाली ना, ब्राइटनेस चेंज नहीं हुई, बल्ब की तीव्रता चेंज नहीं हुई, बल्ब उतनी ही स्पीड से जल रहा है। अब एक और देखते हैं, इसी में अपन अगर एसिड डालते हैं तो क्या होता है। सर ये समझा रहे हैं कि जो शुद्ध पानी होता है, जिसका पीएच 7 होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, कई बार हॉट क्वेश्चन के तहत आ सकता है आउट ऑफ द बुक, कि जो शुद्ध पानी होता है वो विद्युत का चालक होता है कि कुचालक। तो हम साफ साफ लिखेंगे कि कुचालक होता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक एलईडी बल्ब ले रहे हैं और उसमें एसिड डाल के बता रहे हैं सर कि क्या तीव्रता, होता है? क्या क्या होता है। पानी। पानी कुचालक होता है, कुचालक, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है, वो अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन हमारे आसपास 99%, यहाँ तक कि आप अगर प्योरीफायर से भी पानी ले रहे हो तो वो विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर ही केवल विद्युत का कुचालक होता है ना। अगर उसका पीएच 7 है तो ही वो कुचालक होता है, नहीं तो हमारे आसपास शुद्ध पानी मौजूद नहीं है, चाहे बोरवेल का हो, तालाब का हो, किसी का भी हो। आसू जल शुद्ध होता है, हाँ, आसू जल डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, और वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, और वो विद्युत का कुचालक होगा। तो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये सेटअप समझ में आ रहा होगा आपको। एक, ये बीकर जो बर्नी रखी हुई है यहाँ पर, इसमें एसिड है। ये हमारा एक नॉर्मल सा बीकर है,
बल्ब ले लिया एक एलईडी, बैटरी से कनेक्ट कर लिया उसको, और इसमें आप दोनों एक एक करके पानी डालेंगे, और फिर उसके बाद बल्ब की तीव्रता देखना चाहेंगे कि बल्ब कितनी तेज जल रहा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। कील को खाली गिलास में डुबो दिया, अब इसमें पानी डाल रहे हैं, तो बल्ब हल्का सा जलना चाहिए, ग्लो नहीं कर रहा है। ओ, इन्होंने डिस्टिल वाटर यूज किया होगा, इन्होंने आसूत जल यूज किया होगा। डिस्टिल वाटर को हिंदी में आसूत जल बोलते हैं, शुद्धतम रूप होता है पानी का। तो हरमन, मुझे नहीं पता आपको कैसे पता है आसूत जल के बारे में। अगर पता है तो अच्छी बात है। वैसे आप बताओगे कैसे पता है आपको आसूत जल के बारे में? 8th क्लास में आपने बताया। हाँ, बढ़िया है यार। बाकी बच्चों को याद नहीं है लेकिन आपको याद है, बहुत अच्छे। आसूत जल बिल्कुल डिस्टिल वाटर होता है और वो शुद्धतम रूप होता है, और इन्होंने आसूत जल यूज किया इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं एसिड डालने पर क्या हो रहा है। लाइट बंद कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। कुछ बूंद एसिड डाल रहे हैं। कहाँ ग्लो कर रहा है सर, लाइट तो बंद कर दो। नहीं कर रहा है, आप बोल जरूर रहे हो। हाँ सॉरी, जूम करके दिखा रहे हैं तो ग्लो कर रहा है, दिख रहा है। चलो अच्छा हो। एसिड जैसे जैसे डालते जाओगे ज्यादा ग्लो बढ़ता जाएगा, उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। अगर ये आसपास की लाइट बंद कर देते तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल दिखता, है ना। ये प्रैक्टिकल अपन भी करके देख सकते हैं स्कूल में। बस ये है कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब ये प्रैक्टिकल करें तो ज्यादा मजा आता है देखने में और सीखने में। कभी भी मैं ढेर सारे प्रैक्टिकल ऐसे कभी भी अपने अंदाजे से नहीं करवा सकता, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ तो मैं वीडियो ही, मैं बाध्य हूँ वीडियो ही दिखा सकता हूँ। ठीक है, जब क्लास लेता हूँ नॉर्मली, अनफॉर्चुनेटली दोनों स्कूलों में मैं नहीं ले रहा हूँ रेगुलर क्लासेस, तो दोनों ही जगह पॉसिबल नहीं है। नहीं तो मैं दोनों ही जगह पर ये, आप आपको छोटी क्लास में याद होगा तो मैं 8th क्लास का ही याद होगा, 10th क्लास में हर बीच में कुछ दिनों में एक हाथ में कुछ ना कुछ चीजें लेके घूमता रहता था। तो वो साइंस के प्रैक्टिकल क्लास में करने के दौरान बहुत अच्छे समझ में आते। खैर, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप 99% सीख ही रहे हो। बस उसमें सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है, जब क्लास में हम करते हैं तो थोड़ा सा सरप्राइज मिलता है। बाकी यहाँ देख रहे हैं तो थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट कम हो जाता है, तो 1% बस वही कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं बता पाओगे कि अगर हम शुद्ध जल लेंगे तो वो पानी का विद्युत का कुचालक होता है और बल्ब नहीं जलेगा, और जैसे ही हम उसमें एसिड डाल रहे हैं तो बल्ब तेजी से तेज जलता जा रहा है। जितना ज्यादा एसिड डालेंगे उतना ही ज्यादा तीव्रता से जलेगा, है ना, उतनी ज्यादा तेज जलता जाएगा। सीखने वाली बात क्या है यहाँ पर? सीखने वाली बात ये है कि जब भी हम अगर पानी चाहते हैं, यदि हम, करना मत, नुकसान हो सकता है। पानी की रॉड से पानी गर्म करते हैं हम, अगर पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें तो वो पानी नॉर्मल पानी की तुलना में ज्यादा जल्दी गर्म होगा। करना मत, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा नमक जल गया तो पटाखे, रॉड फूटने लगेगी, मतलब पानी में से बम बम आवाज आने लगेगी। कृपया करके मत करिएगा। इसकी जगह पर हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो। अगर आपके घर में स्टीमर है, स्टीमर रहता है ना जो, जिससे हम भाप लेते हैं, वो पानी गर्म करने का स्टीमर आता है जिससे नाक से सांस लेने पर भाप लेते हैं, आप उसमें जरूर कर सकते हो। एक चुटकी भर नमक, पहले आप क्या करिएगा, नॉर्मल पानी डालिएगा और उसको चालू करिएगा। और जब थोड़ी, मतलब जैसे ही चालू करो तो आप देखोगे भाप नहीं निकल रही होगी, लेकिन जैसे ही, या फिर एक काम करिएगा, एक नॉर्मल पानी लेकर उसको बिजली से चालू करिएगा, देखिएगा भाप कितनी, कितने सेकंड में निकलती है। और फिर उसका हल्का सा एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा, आप देखोगे पहले की तुलना में ज्यादा जल्दी से भाप निकलती है। प्लीज इसको केयरफुली करना। मैंने नमक ज्यादा डाल दिया था थोड़ा सा, तो वो जो स्टीमर था जिसमें से भाप निकलती है ना, उसमें पटाखे, मतलब चिंगारी निकलने लगी थी, स्पार्किंग होने लगी थी। तो कृपया करके थोड़ा सा सेफ्टी के साथ करना। ये वाला जो बैटरी से चलने वाला बल्ब है, ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। वो क्या रहा है यहाँ, सीखने वाली बात क्या है? अच्छा, मैं अम्ल की जगह क्षारक डालूंगा तो भी बल्ब ग्रो करे। अपन ने 4 चीजें सीख ली। पानी में नमक डाला तो भी बल्ब ग्लो कर रहा है। पानी में ग्लूकोज डाला, मतलब कि शक्कर डाली, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। पानी में एसिड डाला तो बल्ब ग्लो कर रहा है। पानी में क्षारक डालूंगा, वही एसिड की जगह पर, जैसे बीकर में एसिड लिया हुआ था, अगर NaOH लूंगा तो भी बल्ब ग्लो करेगा। ऐसा क्या हो रहा है एसिड, बेस और सॉल्ट्स में कि बल्ब ग्लो कर रहा है? यही तो, कुछ ना कुछ तो समानता है ना इसमें। वही हमारा अगला टॉपिक है।
कि ऐसी क्या समानता है इन तीनों में, अम्ल क्षारक और लवण में ऐसी क्या चीज है। वैसे अम्ल और क्षारक के बारे में बात करती बुक, अम्ल और क्षारक में ऐसी क्या चीज है जो विद्युत की चालकता बढ़ा दे रहा है ना। तो 1 मिनट बचा हुआ है इस मीटिंग में। आप एक काम कीजिए, अभी हो रहा है 6:38, 6:49, 6:50 पे एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए और अपन देखते हैं कि अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानता है। ठीक है, एक बार 6:50 पर, 6:50 पर एक बार फिर से ज्वाइन।